नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 30 और 31 अगस्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाओं की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार करंट अफेयर्स के अपडेशन मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली 30 अगस्त को कौन से नए बंदरगाह को और कहां पर उसको इनॉग्रेट किया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि उस बंदरगाह का नाम होगा वधवन पोर्ट, ठीक है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है या फिर कह सकते हैं कि इसका जो शिलान्यास किया गया, अभी ये बनना शुरू हुआ है, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो कहां पे रखी गई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पालघर, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में लोकेट करेगा बंदरगाह और ये काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह होने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका लोकेशन बच्चों देखें तो ये देखिए यहां पर ये है वधवान पोर्ट और इसके 180 किलोमीटर नॉर्थ साइड में सूरत, जो कि गुजरात का काफी फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है, और इससे 140 किलोमीटर साउथ में जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वो लोकेट करता है। तो ये वधवन पोर्ट जो है कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहां से हम बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे इंडिया में बहुत सारे बंदरगाह हैं और आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम होता है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ना बच्चों, काफी दिनों से न्यूज में चलती रहती है और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज होता है कि जितने भी बंदरगाह हैं उनका विकास किया जाए और कहीं ना कहीं सारे बंदरगाहों को, जितने भी भारत के बंदरगाह हैं उनको कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। अगर हम भारत के साउदर्न पार्ट को देखें, इंडिया का अगर हम साउदर्न मैप देखें बच्चों, तो ये जो कोस्टल लाइन है जहां पे कोई ना कोई बंदरगाह लोकेट करता है, इसकी जो टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर के आसपास है। कुछ लेंथ आपको अरेबियन सी पे दिखेगी और कुछ लेंथ आपको बे ऑफ बंगाल पे दिखेगी, और इन्हीं कोस्टल लाइंस पर आपके इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो लोकेट करते हैं। और इंडिया का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा, वो मुंबई पोर्ट है। यहाँ पे ट्रेड अमाउंट हो या फिर यहाँ पे शिप्स का जो आवागमन है उनको देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट है। और यह एक नेचुरल पोर्ट है, कई बार पेपर में पूछता भी है कि मुंबई पोर्ट कैसा है, तो ये याद रखिएगा नेचुरल पोर्ट है। और इसी मुंबई पोर्ट की सहायता के लिए या फिर कह लीजिए कि इसी के सब्सिडियरी के रूप में कहीं ना कहीं वधवन पोर्ट को स्टार्ट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ साल पहले मुंबई पोर्ट के बगल में एक और पोर्ट खोला गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नुआहा सेवा में, जो कि कहीं ना कहीं मुंबई पोर्ट का वो भी एक तरीके से हेल्पिंग पोर्ट था, वो भी उसका सहायक बंदरगाह था, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि वधवन पोर्ट कहां पे इनॉग्रेट किया गया, यानी कि इनॉग्रेट का मतलब अभी ये बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के पालघर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इस साल पूरे साल ये लगा लो कि पेपरों में घूमता रहेगा। हु हैज टेकन द चार्ज ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले जब मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने बताया था जिस दिन इनके नाम की मुहर लगी थी कि ये बनने वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया, आज यानी कि 31 अगस्त को इन्होंने अपना जो पदभार है उसको संभाल लिया है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हो गया है। तो ये जो भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं उनका नाम है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। बिल्कुल इनकी इमेज भी आप ये देख लो, यहां पर इन्होंने अपना जो है पदभार संभाल लिया है। तो ये इसके पहले यानी कि इस पद पर, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर बैठने से पहले ये भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और सबसे बड़ी चीज बच्चों मैं बता दूं, जब ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो उस समय इनकी अध्यक्षता में, लीडरशिप में एक कमिटी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसका मेन काम था हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम थी, जो 1 अप्रैल 2004 से भारत में चल रही थी, इसको रिव्यू करना था और क्या इसकी जगह पे कोई हम दूसरी पेंशन ला सकते हैं उसके बारे में सोचना था। तो फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे आपको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज पता होगी कि इंडिया में नई पेंशन स्कीम आ रही है जिसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम इसको 1 अप्रैल 2025 से क्या कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, लागू
कर रहे हैं, तो जो एनपीएस में है लोग वो चाहे तो यहां पर भी आ सकते हैं, यूपीएस में स्विच ओवर हो सकते हैं। तो टीवी सोमनाथन बड़ा नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनके रिकमेंडेशन पे ये नई पेंशन स्कीम आई है। तो इनकी काबिलियत को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको भारत का नया कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, जिसके अंडर में पूरी की पूरी जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि प्रशासनिक सेवा होती है, वो काम करती है। ठीक है बच्चों, तो ये किसको रिप्लेस करेंगे उनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी काफी सालों से न्यूज में चल रहे थे। इनका नाम है बच्चों राजीव गौबा। तो इनसे ठीक पहले राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल कल खत्म हुआ, तो आज से इन्होंने चार्ज ले लिया है, जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। आपके लिए बड़ी न्यूज है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रैंक्ड एज इंडियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर द हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024। तो जो हुरून ने अपनी जो रिच लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट के अनुसार एक बार फिर से जो गौतम अडानी हैं वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी फरवरी महीने के आसपास, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आते ही अडानी का जो कंपनी थी, जो उसके शेयर्स थे वो लगातार गिरने लगे थे और उनकी संपत्ति में काफी कमी आई थी, जिसके कारण उनकी काफी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि उस जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, उसमें काफी इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे। लेकिन उन सबसे बाहर निकलते हुए अडानी ग्रुप ने फिर से कमाल किया और पिछले साल उन्होंने काफी संपत्ति कमाया, जिसका ये नतीजा रहा कि 2024 की ये जो लिस्ट आई है उसमें इन्होंने मुकेश अंबानी को एक बार फिर से पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अमीर की श्रेणी में आ गए हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि करेंटली इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, गौतम अडानी। ये देखिए गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप के मालिक हैं, और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, तो रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को। अगर हम इंडिया की तरफ से टॉप 3 रिचेस्ट पर्संस को देखें बच्चों, तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये दो जो है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं, और इनका नेटवर्थ भी दिया है, इनकी कंपनी है, ये कहाँ रहते हैं ये भी दिया हुआ है। जैसे गौतम अडानी का जो रेजिडेंस है वो अहमदाबाद में है, मुकेश अंबानी अपनी एंटालिया में रहते हैं जो कि मुंबई में लोकेट करता है। तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति हैं भारत में रिच के मामले में या फिर संपत्ति के मामले में, वो है शिव नादर। इनका भी नाम आपको याद रखना है। एचसीएल कंपनी का नाम सुना होगा, उसके ये को फाउंडर हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी से है, और ये कहां से आते हैं, नई दिल्ली से आते हैं। तो ये 3 भारत के सबसे बड़े रिच पर्संस हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ऑफ द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन अगस्त 28, 2024। तो रिसेंटली बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स इस समय चल रहे हैं, जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है, वो हट रहे हैं, तो उनकी जगह कोई नया आ रहा है। तो अभी रिसेंटली इसी क्रम में आप देखिए कि बीएसएफ जो हमारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसने भी अपना नया डीजी अपॉइंट कर दिया है, और उसके जो नए डीजी बने हैं बच्चों, याद रखिएगा, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। तो ये नाम बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। एसएसबी में अभी इसके पहले ये डीजी थे, वहां से आकर ये बीएसएफ को संभालेंगे। अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसका बच्चों जो मोटो लाइन होता है वो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, या फिर कह सकते हैं कि ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जब तक जान है तब तक हम अपनी ड्यूटी करेंगे। इस फोर्स की स्थापना एक तरीके की पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बेसिकली 1965 में जब 62 में चाइना के साथ वार हुआ और 65 में पाकिस्तान के साथ वार हुआ, तो हमारी जो बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो काफी वल्नरेबल सिद्ध हुई थी, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने का निर्णय लिया था। उसी क्रम में बीएसएफ को बनाया गया था, और इसकी सबसे मेन जो जिम्मेदारी होती है बीएसएफ की, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री का सुरक्षा करना। बाद में बांग्लादेश बनता है 1971 में, तो फिर चूंकि वहां पर पहले वो पाकिस्तान ही था, तो वहां बीएसएफ पहले से लगी थी, तो बीएसएफ को वहां का भी ड्यूटी दे दिया गया। तो करंटली अगर हम बीएसएफ की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश तथा भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या करती है, सिक्योर करती है। ये है आपके चौधरी साहब, जो कि बीएसएफ को क्या करेंगे, हेड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
CISF ऑन अगस्त 28, 2024। सेम डेट को एक और पैरामिलिट्री फोर्स CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको भी अपना नया महानिदेशक मिलता है और इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए बच्चों याद रखिएगा, उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। तो ये जो राजविंदर सिंह भट्टी है, आपको इनका भी इमेज दिख रहा होगा। अब ये CISF को लीड करेंगे। CISF का पहले तो ये जान लो, जब नाम ही इसका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका जो मेन पर्पज होता है CISF का, जितने भी सेंट्रल इंडस्ट्रीज हैं फिर या फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन सबकी सिक्योरिटी के लिए इनका मतलब काम होता है। जैसे आप दिल्ली मेट्रो को देख सकते हो, एयरपोर्ट्स को देख सकते हो, या किसी सरकारी कंपनी को देख सकते हो, तो उन सबको कहीं ना कहीं सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी होती है, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है, वो CISF को दिया जाता है। बच्चों इसकी जो स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका जो मोटो लाइन है, इस वाले फोर्स का जो मोटो लाइन है वो याद रखिएगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये इनका मोटो लाइन है, बहुत बार मोटो लाइन भी पूछता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप, यानी कि भारत की 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो इंडिया में हर साल नेशनल चेस चैंपियनशिप होता है, इस बार भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये देखिए लड़का जो आपको दिख रहा है, ये है चेस चैंपियनशिप का विजेता इंडिया में। और इस बार जो ये नेशनल चेस चैंपियनशिप आयोजित किया गया, हरियाणा चेस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया, RPS इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव में। तो बिल्कुल याद रखिएगा कहां पर आयोजित किया गया था, गुड़गांव में, हरियाणा में, ठीक है। और इसके जो विजेता हैं यानी कि जो विनर हैं, उनका नाम है ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं। और सेकंड प्लेस पे जो रहा बच्चा, उसका भी नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है सूर्या गांगुली। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड पोजीशन हासिल किया। लेकिन आपसे पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन पर बनेगा, जिनका नाम है कार्तिक वेंकट रमन। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लगातार हमारे साथ डेली करंट अफेयर वाले सेशन में जुड़े रहिए, ताकि मैं डेली आपको ऐसी ही घटनाओं से अवगत कराता रहूं। जय हिंद।